हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के नाम से सुनकर मैं क्वेश्चन पेपर संख्या का एक का पार्ट 2 कराने वाला हूं। जैसे कि आपसे सुनकर मैं पार्ट 1 के अंदर में आपसे सुनकर मैंने एक से लेकर के आपके एक से लेकर आपके 21 क्वेश्चन आपके होते हैं, मतलब कि सारे कंप्लीट आपके एमसी क्वेश्चन कंप्लीट करा देता। प्लस में आपका मैंने एक क्वेश्चन आपका सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन आपका होता है, स्रोत आधारित वाला क्वेश्चन होता है, मतलब कि टोटल मैंने 22 क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट कराए थे फर्स्ट पार्ट के अंदर में। ठीक है, आज के इस क्लास के अंदर आपको जितने भी आगे आपका 22 से लेके जितने भी क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करने वाले आएंगे। आपको मैं बता दूं, देखो हम एक क्वेश्चन पेपर को 3 से 4 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिससे कि पढ़ने में छोटी छोटी वीडियो है और समझ में भी बढ़िया तरीके से है और मजा भी है पढ़ने के अंदर में। ठीक है, अब बात करते हैं आपसे सुनकर ये उस वाली एक लाइन के एक वर्ड के अंदर बोलना चाहूँ आपको ये वाला वीडियो क्यों देखना चाहिए, क्योंकि आपको मैं ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आएगा इसके अंदर में जितने आपके एमसी क्वेश्चन है, जितने भी आपके क्वेश्चन है एमसी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, स्रोत आधारित क्वेश्चन आपके आएंगे, मैथ से रिलेटेड में क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके आने के सवाल आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आएगा। तो इसलिए आपसे स्टूडेंट को भी ये वाला क्वेश्चन पेपर का वीडियो का सोल्यूशन का वीडियो आपको शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपसे स्टूडेंट को देखना चाहिए। तो क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कॉल पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं। एंड इस वाली वीडियो को अभी तक लाइक ही नहीं किया, प्लीज 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 लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पर कमेंट जरूर करना। ठीक है, लाइक और कमेंट जरूर करना, लाइक और कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज 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 लाइक और कमेंट जरूर करना। तो लेट्स डू इट, शुरू करते हैं अपनी क्लास की इस क्लास को। तो ये रहा, हमने पिछली क्लास के अंदर 21 क्वेश्चन और प्लस में एक स्रोत आधारित क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम अपने जो खंड खा से स्टार्ट करेंगे और लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न है हमारे, मतलब कि सारे सारे 3 मार्क्स वाले सारे हमारे क्वेश्चन है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे टोटल कितने आएंगे, हमारे 8 क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स वाले हैं, तो उसको हम पूरा क्लास करने वाले हैं। और आठों के आठों जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आने से आना बहुत ज्यादा है, और आठों के आठों क्वेश्चन आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें भी बार बार रिपीटेड है ये सारे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स डू इट करते हैं। सबसे 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 पहले जो हमारा क्वेश्चन है 22 का आएगा। ठीक है, समझाइए कि व्यापार, ठीक है, समझाइए कि व्यापार और कृषि ने मेसोपोटामिया की सभ्यता की समृद्धि में किस प्रकार योगदान दिया। मतलब कि ये मेसोपोटामिया को, भाई मेसोपोटामिया को आगे बढ़ाने के अंदर में, उसके आर्थिक विकास के अंदर में, उसके विकास में, मेसोपोटामिया के विकास के अंदर में व्यापार और कृषि ने किस प्रकार से योगदान दिया हमारे को बताना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मैंने कृषि ने कैसे मेसोपोटामिया को आगे बढ़ाया, विकास कराया, तो इसके बारे में मेरे पास टोटल 1 2 3 पॉइंट है। और व्यापार ने इसको कैसे बढ़ाया, मेसोपोटामिया को विकास कैसे किया, तो एक पॉइंट ही है, दूसरा पॉइंट ही है, तीसरा पॉइंट ही है और चौथा पॉइंट ही है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, तो हमारे को ज्यादा से कितने पॉइंट लिखने की जरूरत है, हमारे को 3 पॉइंट लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। कृषि में से आपको 2 पॉइंट याद होना चाहिए और व्यापार में से आपको 2 पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ठीक है, बस इतना ही। तो चलो पढ़ते हैं। तो आपको कोई भी 2 पॉइंट किसी में से लिखना है, कोई 2 पॉइंट इसमें से लिखना है, बाकी टोटल आपके कितने पॉइंट होने, 3 ही पॉइंट होने चाहिए बस, दोनों को मिला कृषि और आपके व्यापार को मिला करके। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था की नींव। ठीक है, नींव जो हमारी थी कृषि थी। ठीक है, नींव मतलब कि जड़ जो थी, जड़ आपका क्या था, हमारा कृषि था। ठीक है, 2 दर्जला और फरात नदियों के बीच, ठीक है, कि वार्षिक बाढ़ से समृद्ध उपजाऊ मिट्टी के कारण संभव हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, उपजाऊ मिट्टी था वो दलदला और फरात नदी था, जिसके वार्षिक बाढ़ से, ठीक है, समृद्ध जो हमारे वहां पे जो उपजाऊ मिट्टी के कारण वहां पर कृषि वहां पर हमारा संभव हो पाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस उपजाऊ भूमि ने बड़े पैमाने पर खेती को संभव बनाया, जिससे खाद्य, ठीक है, खाद्य अधिशेष उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो उसने क्या कहा, खाद्य अधिशेष मतलब एक्स्ट्रा फूड। ठीक है, वहां पर ना एक्स्ट्रा फूड बहुत सारे जमा होने लग गए। ठीक है, जितना उपयोग था उससे अधिक वह अधिक वह उपज उपजाते थे। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक फसलों को उगाते थे। ठीक है, ये हो गया। एंड तीसरा हमारा खाद्य अधिशेष ने जनसंख्या वृद्धि और लोगों को खेती के अलावा अन्य कार्यों जैसे कि कौशल कारीगरी व्यापार में शामिल होने की अनुमति दी, जिससे शहरों का विकास हुआ। तो ये कारण है कृषि के, तो हमारे कृषि के अंदर में लिखेंगे हमारा ये लिखेंगे, पहला सब हम लिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिखेंगे एंड आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लिखना। ठीक है, आगे बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, व्यापार ने इसको कैसे बढ़ावा, मेसोपोटामिया को कैसे विकास किया उसके अंदर में। तो नदियां प्रमुख परिवहन मार्गों के रूप में कार्य करती थी, जिससे व्यापार और विचारों, वस्तुओं, प्रौद्योगिकी के प्रसार में सुविधा हुई। तो इस तरह से हमारा व्यापार ने क्या करा, हमारा विकास किया मेसोपोटामिया का। पहला पॉइंट ये हो सकता है, दूसरा हो जाएगा। एंड तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारा कृषि उत्पादों जैसे गेहूं, खजूर आदि का निर्यात किया जाता था। तो इसे हमारा जो व्यापार के अंदर में ये निर्यात किया जाता है, इसके कारण हमारा मेसोपोटामिया विकसित हुआ। तीसरा हम लिख सकते हैं व्यापारिक संबंधों के परिमाण
मेसोपोटामिया के शहरों शहरों में हड़प्पा की मोहरों और हड़प्पा सभ्यता के शहरों में मेसोपोटामिया की मोहरों की खोज से मिलती है। ठीक है, तो ये आपका व्यापारिक हो गया। तीसरा चौथा आप लिख सकते हो, व्यापार ने संसाधनों की उपलब्धता और सुनिश्चित की, व्यापार ने संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, जिससे सभ्यता की समृद्धि में योगदान हुआ। तो व्यापार ने हमारे क्या क्या संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की भाई। ठीक है, अपलोड मतलब कि उपलब्धता मतलब कि अधिक से व्यापार के कारण हमारे अधिक से दूसरे देशों से भी सामान को वस्तु को मंगाया गया, यहाँ से भी एक वस्तु को भेजा गया। ठीक है, और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। तो ये हम इसमें से कोई भी हमारा एक पॉइंट, कोई भी ऊपर वाले में से चाहो आप इसमें से 2 पॉइंट, ऊपर वाले में से 1 पॉइंट, ऐसे करके हमारे को करना है। ठीक है, आपको मैं 80% जो है क्वेश्चन के आंसर यहीं पे आपको आपको याद करा दूंगा। बस आपको 20% के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसको कल जा करके कल आपको रिवीजन जरूर करना पड़ेगा। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा, मैं ध्यान रखना। 80% मतलब कि आधे से ज्यादा काम मैं अपना कर दे रहा हूँ, बस आपको 20% काम करना है। प्रोमिस करो कि आप 20% अपना काम कर दोगे। इससे जितने भी क्वेश्चन कराना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा होता है, तो 80 में से 80 मार्क्स अचीव करवाने के अंदर में आपके मैं बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मदद करूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको भी मैं 80% काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी 20% काम करना जरूरी है। बस 20%, बस साल में कुछ नहीं पड़ा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, सिर्फ 20% काम करना है। कल रिविजन जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा बी है, मेसोपोटामिया में लेखन। ठीक है, मेसोपोटामिया में लेखन शक्ति का उपकरण और स्मृति का माध्यम दोनों था। इन कथन को उदाहरण सहित हमारे को उचित ठहराना है। ठीक है, मेसोपोटामिया में जो लेखन था, लेखन कला, वह शक्ति का उपकरण था और स्मृति का माध्यम था, मतलब याद रखने का क्या था, एक माध्यम था। ठीक है, तो लेखन का मेसोपोटामिया लेखन कला जो वहां पर शुरू हुआ था भाई, उस लेखन कला के कारण मेसोपोटामिया एक विकास, मेसोपोटामिया में विकास बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, तो ये शक्ति का उपकरण था, स्मृति का माध्यम था, दोनों था। तो उचित उदाहरणों के साहित्य, उदाहरण के सहायता से इसको हमारे को सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले बात करें शक्ति के उपकरण के रूप में। ठीक है, शक्ति के उपकरण के रूप में मैंने करा है कि पहला पॉइंट ये लिखा है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। ठीक है, शक्ति के लिए हो गया। बाकी स्मृति के माध्यम के रूप में पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये आपका ये है। ठीक है, तो कोई भी आपको टोटल आपके सारे पॉइंट मिलाकर के आपको कम से कम 3 पॉइंट, आपको 4 पॉइंट याद होने चाहिए और 1 पॉइंट आप भूल भी जाए। देखो, आपको ना याद करने के पहले बात तो ये सोच दो कि दिमाग से हटा दो कि भाई आपको याद करना है, याद नहीं करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी सॉरी, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, रिवीजन करना। 80% में यहीं पे आपको बढ़िया तरीके से समझा दे रहा हूँ। 20% बस रिवीजन करना, आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान रखना। बस मेरी कहानी को क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको कहानी की जैसे सुन लो, बस दैट्स इट। आगे करते हैं। करते हैं। राजा अपने बस फोकस है ना कोई क्लास में, बस राजा अपने, ठीक है, शक्ति के उपकरण के रूप में राजा अपनी चेष्टा प्रदर्शित करने के लिए लेखन का प्रयोग अन्य राज्यों को संदेश भेजने हेतु करते थे। बताओ, संदेश भेजने के लिए भाई लेखन का यूज करते थे, तो वे शक्ति का उपकरण हो गया एक। दूसरा हम कर सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं, यह समाज में विशिष्ट व्यक्तियों जैसे कि लेखकों, पुजारियों को विशेष कुशलता के कारण उच्च दर्जा देता था। और क्योंकि लिपि सीखना कठिन था और जैसे कि सैकड़ों चिन्ह याद करने पड़ते थे, तो इसके कारण ये क्या था, एक शक्ति का उपकरण भी था। इस तरह से हमारी इस वाली लाइन से हमारे को सिद्ध होता है कि भाई लेखकों, पुजारियों क्या थे वहां पर, क्या थे एकदम, उनका कुशलता के कारण दर्ज उच्च, उनको मतलब कि उच्च दर्जा का मतलब क्या है, शक्ति मिलना, उनको पावर मिलना, उनको पावर था उनके पास में। क्यों था कि वो लिपि, इनके पास लिपि थे, उनके पास क्या था, लेखन कला की शक्ति थी, इसलिए। आगे कहता है कानूनी के थे, कानून के संहिता कारण, ठीक है, कानून के सही सन सही, ठीक है, सही संहिताकरण, जैसे कि हमारा हम्मुराबी की संहिता ने शासकों को पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण और अधिकार स्थापित करने में मदद किया। तो यहाँ पे जो लेखन कला था, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने हम्मु, ठीक है, संहितकरण, मतलब कि कानून उन्होंने बनाया, कानून का लेखन किया। ठीक है, कानून का निर्माण करने के लिए उन्होंने क्या किया, लेखन कला का यूज किया, और जिसके कारण पूरा साम्राज्य पर नियंत्रण और अधिकार स्थापित करने में मदद मिली। तो ये भी शक्ति का स्थापित करने में, आप शक्ति को भाई बढ़ाने के अंदर में इसने यूज किया ना, लेखन कला ने अपने योगदान दिया ना, तो ये भी पॉइंट हम लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं स्मृति के माध्यम के रूप में। व्यापारी अपने सभी लेन देन, व्यापारिक गतिविधियों को मिट्टी की पट्टियों पर दर्ज करते थे, जिससे रिकॉर्ड स्थायी हो जाते थे। तो इस स्मृति के याद करने के लिए हमारे रिकॉर्ड बनाने लग गए हुए। ठीक है, दूसरा में इन अभिलेखों ने प्रशासनिक रिकॉर्ड और भूमि लेन देन, ऐतिहासिक घटनाओं को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया। ठीक है, तो ये लेखन करना स्मृति के माध्यम, लेखन जो हो गया हमारा, ठीक है, लेखन स्मृति के माध्यम के लिए यूज करने लग गया। तो ये सब हम पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा, रोमन साम्राज्य में शहरी जीवन और नागरिक, ठीक है, नागरिक पहचान के निर्माण में रोमन नगरों, ठीक है, रोमन नगरों और वास्तुकला के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अब क्या है, रोमन साम्राज्य में शहरी जीवन और नागरिक पहचान के निर्माण में, ठीक है, शहरी जीवन नागरिक पहचान के निर्माण में
रोमन नगरों, ठीक है, रोमन नगर के रोमन, ठीक है, नगरों और वास्तुकला के क्या योगदान थे हमारे को बताना है, मतलब कि शहरी जीवन कितने में, नागरिक पहचान कितने में, ठीक है, रोमन नगरों और वास्तुकला का क्या मूल्यांकन था, क्या योगदान, सॉरी, क्या योगदान था हमारे को बताना है। चलो करते हैं। ठीक है, तो ये रहा, रोमन नगरों और वास्तुकला ने निम्नलिखित कार्य तरीकों से योगदान दिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है, पांचवा पॉइंट आपका ये है। तो कोई भी 3 बेस्ट पॉइंट हमारे को याद होना चाहिए इसके अंदर में से। पहला पढ़ते हैं हमारा सुव्यवस्थित शहरी नियोजन। इसको आप चाहो तो इसको लिखना चाहो तो लिख देना, वरना तो आप यहाँ से लिख सकते हो आंसर को। ठीक है, रोमन शहरों में ग्रिड जैसे लंबत सड़कें, विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग ब्लॉक और सामुदायिक मेलजोल के लिए पर्याप्त सार्वजनिक स्थल जैसे कि फोरम होते थे, जिन्होंने संगठित जीवन को बढ़ावा दिया। तो जो हमारे रोम के जो शहर थे, इस तरह से हमारे इंडियन निर्माण कार्यों के कारण वहां पे हमारा रोम नगरों वास्तुकला ने, ठीक है, रोम के नगरों ने वास्तुकला ने हमारे योगदान दिया। रोम, ठीक है, रोमन नगरों और वास्तुकला ने निम्न तरीकों से वहां पे शहरी जीवन और नागरिक पहचान को निर्माण में रोम नगरों ने, मतलब किस तरह से हमारे, देखो, रोमन साम्राज्य में शहरी जीवन और नागरिक पहचान के निर्माण में रोम के नगरे थे, वास्तुकला थे, कैसे योगदान दिया, मतलब कि इसके पहचान को, इसके पहचान को कैसे बढ़ाया। ठीक है, तो इन इस कलाकृतियों द्वारा, इन तरीकों द्वारा उसने बढ़ाया। आगे बात करते हैं सार्वजनिक वस्तुएं, सार्वजनिक सुविधाएं और जीवन स्तर। आगे चाहो तो इसको लिखना चाहो तो लिखो, वरना मत लिखो, यहाँ से भी लिख सकते हो हम। हर शहर में सार्वजनिक स्थान, घर, जल सेतु और सीवर प्रणाली जैसी सुविधाएं आम थी, जो उच्च जीवन स्तर और नागरिक गर्व की भावना प्रदान करती थी। इस तरह से बढ़ाया। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं वास्तुकला इंजीनियरिंग, इसको लिखना चाहो लिख लो, बना तो मत लिखो। भव्य वास्तुकला, जिसमें अपना एम्फीथिएटर, मंदिर और गुंबद शामिल थे, ने वैश्विक, ठीक है, विश्व प्रभुता और इंजीनियरिंग कौशल का विचार व्यक्त किया। इन संरचनाओं ने नागरिकों को एक साझा प्रभावशाली भौतिक वातावरण प्रदान किया। तो इस तरह से किया। एंड नागरिक पहचान की बात करते हैं। नागरिक पहचान का केंद्र फोरम जैसे सार्वजनिक स्थान सामाजिक और नागरिक जीवन के केंद्र थे, जहां लोग मिलते थे, व्यापार करते थे और राजनीतिक जीवन में भाग लेते थे। इन्हीं स्थानों ने एक सामूहिक पहचान और समुदाय की भावना को मजबूत किया। तो ये इस तरह से सब नागरिक पहचान को बढ़ावा दिया। सेकंड हमारा आएगा, लिख सकते हैं हम, कानून और शासन प्रणाली। ठीक है, कानून, ठीक है, रोमन कानून और शासन की संस्थाओं का विकास भी इन्हीं शहरी केंद्रों में हुआ, जिनसे आधुनिक कानूनी प्रणाली को प्रभावित किया। नगरों के, ठीक है, नागरिकों के बीच व्यवस्था और पहचान की भावना स्थापित किया। तो इस तरह से नगरों ने और हमारे कलाकृतियों ने, ठीक है, नगरों ने, वास्तुकला ने हमारे रोम को एकदम बहुत बढ़िया उच्च दर्जे पर लेकर चला गया। उसको विकास, मतलब विकासशील, विकसित देशों, विकसित जगह, विकसित स्थान बनाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारा नगरों ने और वास्तुकला ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, तेमुजीन, मतलब चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन का वर्णन कीजिए। समझाइए कि वह मंगोल जनजाति को एकजुट करने में कैसे सफल हुए, हमारे को बताना है। चलो करते हैं। पहले तो उनके, जो हम बात करते हैं उनके जीवन के बारे में बात करते हैं, चंगेज खान जी के जीवन के बारे में। तो चंगेज खान का जन्म मंगोलों के शहरी से शाही परिवार में तेमुजिन के रूप में हुआ था। ठीक है, तेमुजिन का, जो चंगेज खान का पहला नाम क्या था, वास्तविक नाम का पहला नाम क्या था, वही कोई क्वेश्चन आ सकता है, तेमुजिन नाम था, ध्यान रखना। ठीक है, और जब वह 9 वर्ष के थे, तब उनके पिता येसु गेही को ततर, ठीक है, ततर जनजाति ने जहर देकर, ततर जनजाति ने जहर दे दिया था। और पिता की मृत्यु के बाद उनके अपने कबीले ने उन्हें और उनके परिवार को बेसहारा छोड़ दिया, जिससे उन्हें कठोर परिस्थिति में जीवन यापन करना पड़ा। तो इनकी प्रारंभिक जीवन स्थिति कैसी थी, ऐसी थी। तो हमारे को बेसिकली यहाँ से हमारे को लगभग जो है 2 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाएंगे हमारे। आप बात करते हैं उन्होंने कैसे। ठीक है, आपको क्या करना है, बात सुनो, इसके पूरा यहाँ से लिख देना। इसके अलावा भी 2 पॉइंट अलग से लिखना। ठीक है, इसके अलावा भी 2 पॉइंट हमारे को अलग से लिखना, ताकि हमारे 3 में से 3 मार्क्स पक्के हो जाए। आगे बात करते हैं। कहते हैं उन्होंने अपने बचपन के मित्र, एक सेकंड हो जाना। ठीक है, अब देखो, अब हमारे सेकंड क्वेश्चन था, प्रारंभिक जीवन तो हमने बता दिया। अब बात करना है, समझाइए कि वह मंगोल जनजातियों को एकजुट कैसे करने में सफल हुए। तो देखो, पहला ही कारण ये है कि सफल करने में, एकजुट करने में पहला कारण ये है, कैसे सफल हुए, पहला कारण ये, दूसरा कारण ये, तीसरा कारण हमारा ये है। ठीक है, तो पहला कारण सुनो, उन्होंने अपने बचपन के मित्र ठीक है, जमुखा और अपने ससुर की मदद से अपनी पत्नी बोरते को अगवा करने और बाले कबीले से छुड़ाया, जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। तो इस तरह से उन्होंने प्रतिष्ठा बढ़ गई, इससे उन्होंने अपने सभी के सभी लोगों को इकट्ठा किया। पहला कारण ये है।
दूसरा कारण इन्होंने 1205 में अपने सभी प्रतिद्वंदियों यहाँ तक कि वह अपने पूर्व सबसे करीबी मित्र जखुमा को भी हरा दिया। तो इस तरह से लोगों को एकजुट सभी के सभी लोग उनको क्या करने लगे, शक्तिशाली शासक मानने लगे, इसलिए लोग एकजुट करने में उनको आसानी हुई, ये कारण था। एंड तीसरा कारण हम लिख सकते हैं सैन्य अभियानों और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से उन्होंने मंगोलियाई जैसे कि सैन्य अभियानों मतलब कि सेना के साथ जो भी उन्होंने हेड पे जो उन्होंने पे युद्ध करा, आंदोलन करा, ये सब ठीक है। और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से मतलब कि जो भी जैसे कि एक किसी भी जगह को अपने अधीन करने के अंदर में अपने नियंत्रण में करने के लिए जो भी रणनीति बनाई जाती हैगी, और बहुत सारे एक सेना के अंदर में बहुत सारे लोग होते हैं, एक मंत्री होता है और भी लोग होते हैं जो क्या करते हैं हर एक चीज को ना प्लानिंग करके ना कैसे किसी भी क्षेत्र को कैसे नियंत्रण स्थापित करना है किसी भी क्षेत्र पर, तो हर एक करते हैं, तो योजना बनाते हैं। तो उसी प्रकार से रणनीति गठबंधनों मतलब कि जो रणनीति को बनाने वाले लोग सब होते हैं के माध्यम से उन्होंने मंगोलियाई मैदानों की खानाबदोश जनजाति को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में एकजुट किया। तो इस तरह से लोगों को इन्होंने एकजुट किया। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली 3 पॉइंट है, 3 में से कोई भी 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा हमारे को, और 1 पॉइंट पूरा ये हमारे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट, इतना लिखना है। आगे बात करते हैं। बस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, पुनः जागरण संस्कृति के विकास में इटली के नगर राज्य जैसे कि फ्लोरेंस और वेनिस की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पुनः जागरण संस्कृति के विकास में इटली के जो हमारे फ्लोरेंस है, वेनिस है, क्या भूमिका बताना है पुनः जागरण। ठीक है, पुनः जागरण संस्कृति के विकास में। ठीक है, चलो करते हैं इसकी क्या क्या भूमिका पढ़ते हैं। तो हमारे कितने सारे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, कई सारे पॉइंट्स है वैसे बेसिकली। तो हमारा पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है, कोई भी 3 पॉइंट हमारे को लिखना है बेसिकली। और सब पॉइंट जो आपके ना सबके सभी पॉइंट ना इजी है सभी पॉइंट। आपको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए होगा, क्वेश्चन के पेपर का पीडीएफ चाहिए होगा, आंसर की का पीडीएफ चाहिए होगा, तो हमारे क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम चैनल के लिए इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको पीडीएफ क्वेश्चन का पीडीएफ और आंसर की का पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं अब इसमें 5 और एक 6 पॉइंट्स है। तो कोई भी हमारे जो हम बात कर रहे हैं कि हर एक पॉइंट जो मैंने लिख रखे हैं एकदम आसान लिख रखे हैं, सिंपल भाषा में लिख रखे हैं, जो आपको ना पढ़ते ही चीजें समझ में आ जाएगा। आपको मैं पढ़ा भी रहा हूँ, 80% यहाँ पर कंप्लीट करा दे रहा हूँ, कम 20% आप रिवीजन जरूर कर लेना। पहला हमारा इटली के नगर राज्यों जैसे कि फ्लोरेंस, वेनिस ने व्यापारिक समृद्धि, ठीक है, व्यापारिक समृद्धि हो गया, राजनीतिक स्वतंत्रता और कला व शिक्षा के प्रोत्साहन के माध्यम से पुनः जागरण संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाई। ठीक है, तो ये हम पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं व्यापार और आर्थिक समृद्धि। आप चाहो तो इसको लिखना चाहो लिख लो, बना तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो। इटली के यह नगर भूमध्य सागरीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। व्यापार से अर्जित धन ने एक समृद्ध, ठीक है, समृद्ध व्यापारिक वर्ग को जन्म दिया, और जिसने कला शिक्षा संस्कृति को ठीक है, उदारता पूर्वक संरक्षण दिया। उदारता पूर्वक मतलब कि उनको आगे बढ़ाया। ठीक है, कला शिक्षा संस्कृति को आगे बढ़ाया। एंड सेकंड हमारा है राजनीतिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता। ठीक है, देखो यूरोप के अन्य हिस्सों के विपरीत जहां समाजवाद और चर्च का प्रभाव अधिक था, इटली के ये नगर राज्य स्वतंत्र गणराज्य थे। इन राजनीतिक स्वतंत्रता ने एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दिया जहां नए विचारों और रचनात्मकता को पनपने का अवसर मिला। मतलब कि इन्होंने मतलब कि पुनः जागरण काल का मतलब क्या है कि एक ऐसा काल जहां पर जो परिस्थिति की ऐसी थी एकदम बहुत अच्छा सुविधाजनक था, बहुत अच्छा परिस्थिति था। मतलब कि बोला जाता मानवतावाद था। पुनः जागरण का मतलब है, पुनः जागरण काल का मतलब क्या, मानवतावाद का काल। ठीक है, मानवतावाद का मतलब कि लोगों के कल्याण के लिए काम धाम करना, ठीक है, कामकाज करना, ये चीज। तो हम ये सेकंड ये थर्ड हम लिख सकते हैं। फोर्थ हम लिख सकते हैं मानवतावाद का केंद्र। फ्लोरेंस को अक्सर पुनः जागरण का जन्म स्थान माना जाता था। यह मानवतावाद के विचारों का विकास हुआ जिसने धार्मिक विषयों के बजाय मानव क्षमता उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये हमारे पास कई सारे 4 पॉइंट्स मैंने पढ़ा दिए। इसके अलावा आप ये पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो अपने कॉपी के अंदर में। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 है। जापान के आधुनिकीकरण ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में ठीक है, उसकी स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया। देखो जापान के आधुनिकीकरण ने, ठीक है, जापान ने क्या किया, अपने आधुनिकीकरण करा, उन्होंने नई नई प्रौद्योगिकी को जन्म दिया। ठीक है, वह एक क्या है, विकसित देश बनने, अपना एक ऐसा सशक्त देश। ठीक है, जापान ने अपने आप को आधुनिक किया, मजबूत किया, सुदृढ़ किया, मजबूत किया, प्रौद्योगिकी आर्थिक रूप से, प्लस में अपना आर्थिक रूप से हो गया, वेपन से हो गया, हथियार से उसने अपने आप को मजबूत कर लिया। ठीक है, तो उन्हें 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में उसकी स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया। तो इसने जापान ने क्या करा, आधुनिकीकरण करा।
ठीक है, उसके कारण जो हुआ ना 20वीं शताब्दी, उसके उसके कारण उसकी जो स्थिति जो होगी ना अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, एक उसकी स्थिति अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कैसी होगी जब उसने अपने जापान ने आधुनिकीकरण किया, तो उसकी स्थिति जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उसकी स्थिति, बाकी सब देश जो उसके बारे में क्या सोचने लगे, क्या नहीं सोचने लगे, ठीक है, ये सब हमारे को बताना है, वाक्य करना है। चलो करते हैं। ये रहा। पहला पहला पॉइंट ये नहीं है, आधुनिक ऐसे पढ़ने के लिए देखो, जापान ने आधुनिकीकरण ने उन्हें ठीक है ने आधुनिकीकरण ने उसे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। ठीक है, पहला हम पॉइंट ये लिख सकते हैं, लिखेंगे हम ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा और सिक्स, ये पॉइंट्स है। ठीक है, पहला हम लिखेंगे जापान के आधुनिकीकरण ने उसे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। वैश्विक शक्ति मतलब कि लीडर, इसको आधुनिकीकरण, जापान ने अपना आधुनिकीकरण किया, मतलब कि अपनी शक्ति बढ़ाया, अपने वेपन्स की शक्तियों को बढ़ाया, अपने अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा अच्छा कर लिया, तो वैश्विक शक्ति के रूप में, मतलब कि लीडर के रूप में, दुनिया के लीडर के रूप में इसको उभारा ऊपर की ओर में। ठीक है, आगे सेकंड हमारा सैन्य शक्ति। जापान ने एक आधुनिक और अनुशासित और सुसज्जित सेना का निर्माण किया, जिसने 1994-95 के चीन जापान युद्ध और 1904-05 के रूस और जापान युद्ध में जीत हासिल की, और इन युद्धों ने उसे एक क्षेत्रीय सैन्य महाशक्ति बना दिया। तो उसने ने क्या, इन सब युद्धों ने उसको क्या बनाया, सैन्य शक्ति, मतलब कि एक ऐसा देश बना दिया जिसके पास में क्या, एक बहुत ज्यादा मजबूत सैन्य शक्ति है, ये ऐसे करा। सेकंड थर्ड हम लिख सकते हैं साम्राज्य, ठीक है, साम्राज्य निर्माण। सैन्य सफलताओं के परिणाम स्वरूप जापान ने अपना साम्राज्य निर्माण अभियान शुरू किया, जिसके तहत उसने ताइवान, कोरिया और मंचूरिया के कुछ हिस्सों पर औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित किया, उपनिवेशिक स्थापना किया। फोर्थ हम लिख सकते हैं आर्थिक विकास। सरकार द्वारा जानबूझ शुरू किया गया औद्योगिकरण और आधुनिक बैंकिंग या वह बुनियादी ढांचे के विकास ने जापान को एक उद्योग प्रधान देश बना दिया। तो इस तरह से आधुनिकीकरण का इस तरह से जापान में आधुनिकीकरण के कारण अब उसको एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभार करके हमारा सामने लेकर के आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आपको मैंने पढ़ा दिया, बाकी 5th और 6th पॉइंट आप खुद से पढ़ना, और ये आसान आसान पॉइंट्स है, यही हमारे को आंसर में लिखना है। आगे बढ़ जाता है 27 का हमारा ए है, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों पर यूरोपीय उपनिवेशवाद के प्रभाव की तुलना कीजिए। जब हमारे जो यूरोपीय जो लोग थे, हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया के सुनो सॉरी 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 उत्तरी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों पर यूरोपीय उपनिवेशवाद के प्रभाव की तुलना करना है हमारे को। चलो करते हैं। देखो, पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। ठीक है, बस पहले पढ़ते हैं कि उत्तरी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोगों पर यूरोपीय उपनिवेशवाद का प्रभाव मुख्य रूप से विनाशकारी था, जिसमें भूमि अधिग्रहण, संस्कृति शरण और जनसंख्या में कमी जैसे कई समान परिणाम थे, हालांकि कुछ विशिष्ट अंतर भी थे। ठीक है, तो कहने मतलब है कि जो पहला हम पॉइंट लिख सकते हैं उत्तरी अमेरिका, इस पे क्या पर हमारा जो उत्तरी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पे के आदिवासी लोगों पर जो आदिवासी लोग थे, इसको उपने यूरोपीय लोगों के उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इन्हें अब उत्तरी अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब प्रभाव पड़ा। ठीक है, उन्होंने वहां पर जाकर के भूमि अधिग्रहण, वहां पर भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया, संस्कृति का विनाश कर दिया, जनसंख्या में उन्होंने यूरोपीय लोग जो थे, आपको पता होगा, आपने बुक पढ़ा होगा, तो उनके पास में यूरोपीय लोगों ने जब वहां पर गए तो उन्होंने बहुत सारी बीमारी लेके गए, जैसे कि चेचक बीमारी लेके गए, जिसके कारण वहां के जो खुद तो मरे मरे, प्लस में उसके जो वहां पे जो लोग रहते थे उसको भी अपने साथ में मारा। ठीक है, मृत्यु करवा दी। एंड सेकंड में लिख सकते हैं हम भूमि का अधिग्रहण। ठीक है, इसको मतलब कि अब हमने पॉइंट्स तो लिख लिया, इसके मैंने पॉइंट पर हम छोटे छोटे पॉइंट में लिखते हैं, अब हम इसको पॉइंट्स को डिटेल में थोड़ा बता देंगे तो हमारे को नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, भूमि का अधिग्रहण, दोनों क्षेत्रों में यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने अपने बड़े पैमाने पर भूमि पर कब्जा किया, जिससे आदिवासियों का विस्थापन हुआ और उनके पारंपरिक जीवन यापन के तरीके प्रभावित हुए। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारे जनसंख्या में कमी। यूरोपीय लोगों के आगमन से बीमारी और हिंसक संघर्ष हुए, और जिससे दोनों महाद्वीपों के स्वदेशी आबादी में खुद के देश की आबादी के अंदर में भारी कमी आई। चौथा मिल संस्कृति शरण। यूरोपीय धर्म और शिक्षा प्रणाली ने पारंपरिक आदिवासी संस्कृति, भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों को कमजोर कर दिया। पांचवा मिल सकता है आर्थिक परिवर्तन। दोनों क्षेत्रों में यूरोपीय व्यापार और कृषि पद्धतियों ने पारंपरिक स्वदेशी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, जिससे संसाधनों के हिंसक संघर्ष हुए। ठीक है, तो ये सब हमारे को बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इतना बड़ा चीज नहीं लिखना चाहते हो तो आप एक पॉइंट ये लिख सकते हो, एक ये कोई भी 4, ये मैं तो बोलना चाहूंगा, ये 4 के 4 पॉइंट याद कर लेना, दैट्स इट।
आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है ट्रेल ऑफ टीयर्स। ठीक है, ट्रेल ऑफ टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू का नेटिव अमेरिकन जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? यह अमेरिकी सरकार की आदिवासी जनसंख्या के प्रति नीति के बारे में क्या दर्शाता है? यह अमेरिकी सरकार, ठीक है, अमेरिकी सरकार की आदिवासी जनजाति के प्रति नीति के बारे में क्या दर्शाता है, चर्चा करना है हमारे को। ठीक है, चलो करते हैं। अब इसमें प्रभाव, जनसंख्या पर प्रभाव, अब बात सुनो। पहले इसके बारे में ट्रेल ऑफ टीयर्स। ठीक है, ट्रेल ऑफ टीयर्स मतलब आंसुओं का मार्ग। ठीक है, तो इसके में पढ़ते हैं का नेटिव अमेरिकन जनसंख्या पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा और यह अमेरिकी सरकार की आदिवासी जनजातियों के प्रति क्रूर और अनैतिक नीति को दर्शाता है। तो पहला हम ये लिखेंगे। दूसरा हम लिखे प्रभाव की बात करें, दूसरा प्रभाव ये था, तीसरा प्रभाव ये है, चौथा प्रभाव ये है, एक सेकंड उधर, सरकारी नीति का प्रतिबंध, एक सेकंड रुक जाना। कई सारे पॉइंट्स इसमें लिखेंगे क्या क्या हम? पहले तो ये पॉइंट निश्चित हो गया, आगे बढ़ते पढ़ते चलते हैं, मैं आपको बताते चलूंगा। जनसंख्या पर प्रभाव 1838 में चिचको, ठीक है, सॉरी आगे बढ़ते हैं। 1838 में सॉरी चेरोकी, ठीक है, 1838 में चेरोकी लोगों को उनकी जमीनों से जबरन बेदखल कर पश्चिमी की ओर स्थानांतरित कर दिया गया। जनसंख्या पर प्रभाव क्या पड़ा हमारे को? बेसिकली अमेरिकन पे, देखो टीएस है, नेटिव टीयर का अमेरिका के पर क्या प्रभाव पड़ा हमने बता दिया। अब बात करते हैं यह अमेरिकी सरकार की आदिवासी जनजातियों के प्रति नीति के बारे में क्या दर्शाता है, नीति के बारे में क्या दर्शाता है। तो जो प्रभाव पड़ा हमने तो ये तो लिख दिया है। आगे बात करते हैं, शायद हमारे को नीति, सरकारी नीति का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ये हमारे को शायद आगे से लिखना है। देखो ये पहला, ये दूसरा ये है, तीसरा ये है, पहले पढ़ते हैं। यह घटना अमेरिकी सरकार की आदिवासी जनजातियों के प्रति बहिष्करण और जबरन विस्थापन की नीति को दर्शाता है। ये पहला पॉइंट। पहले जो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, ऊपर वाले लिखना, सबसे पहले ऊपर वाले के बारे में लिखना। ठीक है, ये पॉइंट है, पहले पॉइंट लिख देना, फिर इसके बाद में इसके आगे में हमारे को जो लिखना है, दूसरा पॉइंट ये हो जाए, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, ये चार पॉइंट हमारे को मेन याद करने बस। ठीक है, पहले ये पढ़ लिया, तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। यह दर्शाता है कि सरकार ने मूल निवासियों के अधिकारों और संधियों का उल्लंघन किया और उन्हें उनकी पैतृक भूमि से हटाने के लिए बल उपयोग किया। ठीक, चौथा हमारा है कि यह नीति सफेद बसने वालों के भूमि अधिग्रहण के हितों को प्राथमिकता देती है। मतलब कि जो वहां पर पहले से बसे हुए लोग थे उसको उसके उनके अधिकारों को, उनके जो आकांक्षा, उनके जो क्या बोलते हैं, हित, मतलब उनके बारे में, उनके पक्ष में जो भी चीजें हैं उसको प्राथमिकता देती है। बट जो मूल निवासियों के जीवन और संस्कृति को उपेक्षा करती है। मतलब कि जो भी वहां पर सफेद बसने वाले को लोगों को, वो भाई उनको मतलब कि उनकी मदद कर, सफेद बसने वाले लोगों को मदद करता है। बाकी जो मूल निवासी थे उनके जीवन और संस्कृति पर की उपेक्षा, मतलब कि उनके जीवन और संस्कृति क्या करता है, उसको खत्म करता है, उनकी मदद नहीं करता। बेसिकली ये चीज बोला जा रहा है। तो ये हम पॉइंट्स लिखेंगे हम। ठीक है, पहला पॉइंट ऊपर वाला हो गया, ये 3 पॉइंट। तो कोई भी हमारा पहला पॉइंट ऊपर वाला तो लिखना ही लिखना है, प्लस में इसमें से 2 पॉइंट आपको लिखना है, दैट्स इट, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या करा, यहाँ तक हमने 3 मार्क्स वाले सारे के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूँ आप को बड़े तरीके समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे जो हमारे को एक क्वेश्चन और करना आएगा, एक क्वेश्चन अब मैंने आपको बोला है कि मैं सोर्स बेस वाला क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो सोर्स बेस वाला ही क्वेश्चन करेंगे, बस दैट्स इट, फटाफट कंप्लीट करते हैं। देखो, तो हमारे देखो इसमें पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपके सामने पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, बोकाचियो, ठीक है, बोकाचियो के अनुसार अपने परिजनों के साथ नाश्ता करने के तुरंत बाद, ठीक है, तुरंत बाद कई लोगों के साथ क्या हुआ? सेकंड क्वेश्चन हमारा अभिषिक्त, ठीक है, अभिषिक्ता, अभिषिक्त, अभिषिक्त मतलब पवित्र कब्रिस्तानों की जगह क्यों अपर्याप्त पड़ गई? अब मतलब कब्रिस्तानों की जगह वो कम क्यों पड़ गई, ये बताना है। सेकंड हमारा है ब्लैक डेथ के दौरान वर्णित परिस्थितियां सामाजिक चिकित्सा सहायता व्यवस्था के विघटन को किस प्रकार दर्शाती है? मतलब कि जो ब्लैक डेथ के दौरान जो परिस्थितियां थी, वर्णित परिस्थितियां, ये जो इसमें वर्णित परिस्थितियां हैं, ये सामाजिक और चिकित्सा सहायता, मतलब कि सामाजिक और चिकित्सा जो व्यवस्था थी उसकी कैसी स्थिति थी, कैसी स्थिति नहीं थी, हमारे को बताना है। ठीक है, चलो करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कितने बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने अपने कुटुंबियों के साथ नाश्ता कर उसी रात्रि को दूसरी दुनिया में अपने पूर्वजों के साथ रात्रि भोजन किया? मतलब कि उसी रात, ठीक है, सुबह में उन्होंने क्या करा, नाश्ता किया। ठीक है, सुबह में नाश्ता किया और रात को, उसी रात के उन्होंने उसी रात को उसकी क्या हो गई, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो लोगों की हालात दयनीय थी, जिससे, ठीक है,
और जिसे देखा नहीं जा सकता था, वह हजारों की संख्या में प्रतिदिन बीमार होते थे और बिना किसी मदद के मर जाते थे। अनेक खुली गलियों में मरते थे और बाकी अपने घरों में मरते थे और इसका पता उनके सड़े हुए शरीर की बदबू से चलता था। चूंकि पवित्र पवित्र कब्रिस्तान इतनी अधिक संख्या में शरीरों को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, ठीक है, मतलब कि लोग संख्या की थी बहुत ज्यादा थी, इसलिए जो हमारे कब्रिस्तान थे, सेकंड का आंसर हमारे को मिल गया। तो कब्रिस्तान की जो जगह थी अपर्याप्त क्यों पड़ गया, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, ठीक है, क्योंकि लोगों की संख्या क्या थी कि मरे हुए लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए कब्रिस्तान की जो जगह थी अपर्याप्त पड़ गया, ये लिखेंगे हम। एंड और पढ़ते हैं। अंततः, ठीक है, अंततः उनको सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी खंडकों में डाल दिया जाता था, जैसे कि पोत में सामान को भरा जाता है, जैसे कि मैंने खंडों को मैंने गड्ढे उड्ढे खान करके उसमें भर दिया जाता था सभी के लोगों को, और ठीक है, और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाती थी। दैट्स इट, ये है। बाकी सभी के जो आंसर्स आएंगे मैं आपको, जैसे कि हमारा आएगा, अपने परिजनों के साथ नाश्ता करने के तुरंत बाद कई लोगों के साथ क्या हुआ। तो पहले का जो आंसर है मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वन सेकंड प्लीज। ये रहा, तो इसके आंसर हमारे पास में है, ये देखो। तो यहाँ पे लिखेंगे, वैसे तो हमारे को इसमें दे ही रखा है पहले से, तो दूसरी दुनिया के हम यहाँ से लिखे लिखेंगे, हम लिखेंगे नाश्ता कर उसी दुनिया, ठीक है, नाश्ता कर उसी उसी रात्रि को दूसरी दुनिया में अपने पूर्वज के साथ रात्रि में भोजन किया। आप यहाँ से यहाँ तक के भी लिख सकते हो, ऐसी बात है। बाकी आपने इसका डिटेल जो पैसेज आएगा, पैसेज का आपने डिटेल मतलब लिख रखा आएगा, याद हो आपको, तो आप ये लाइन भी यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो आप, ठीक है। बोकाचियो, ठीक है, बोकाचियो के अनुसार कई लोग अपने अपने परिजनों के साथ सुबह नाश्ता करते थे। वह उसी दिन रात तक, ठीक है, उसी दिन रात तक मर जाते थे, जहां लोग बिना किसी चेतावनी के अचानक मर जाते थे। तो ये भी हम लिख सकते हैं, डिटेल आपको पता हो तो, ठीक है। बाकी आप यहाँ से यहाँ तक ही लिख सकते हो, ठीक है। आगे हमारा, क्योंकि देखो सेकंड का आंसर था, क्योंकि महामारी के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए जो हमारे कब्रिस्तान की जो जगह थी अपर्याप्त पड़ गई। थर्ड हमारा क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, वहां पर हमारे को थर्ड क्वेश्चन में बताना था कि वहां की जो सामाजिक और चिकित्सीय जो व्यवस्था थी, कैसी नहीं थी, वो हमारे को बताना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, जो मैंने आंसर लिख रखा है, तो सामाजिक व्यवस्था में, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था में सभी लोग अलग अलग थे, ठीक है, और अकेले मर रहे थे, और चिकित्सा व्यवस्था भी ध्वस्त खत्म हो गई थी। लोग हजारों की संख्या में प्रतिदिन बीमार होते थे और बिना किसी मदद के मर जाते थे, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के हमारे को लिखना है, जैसे, ठीक है। आगे देखो, और अगर हमारे मानवीय धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर में, तो हम इस तरह से देखेंगे, मानवीय और धार्मिक रीति रिवाजों के पालन की व्यवस्था भी चरमरा गई थी, ठीक है। चरमरा कैसे गई थी, क्योंकि उनको पहले देखो चरमरा इसलिए गई थी क्योंकि जो लोगों को जो सीधे, जैसे कि लोग क्या सीधे गड्ढे में उनको दफना दिया जा रहा था। लोगों को क्या करते थे, लोगों को सही तरीके से, जो भी हमारा समाज के अंदर में जो भी व्यवस्था होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कब्रिस्तान में सही से करा जाता है, से उसको खड्डे में रख दिया जाता है, कब्रिस्तान में रख दिया जाता है, या उसको जलाया जाता है, कई सारे रीति रिवाज होते हैं, इसको फॉलो किया जाता है। बट यहाँ पर डायरेक्ट गड्ढे में डाल दिया जाता था। यहाँ पे कोई भी रीति रिवाज, मानवतावादी कोई भी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, जैसे हम ये सब ले सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप को हमने 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। टोटल हम बताएं तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 8 1 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट कुछ भी हो तो कमेंट जरूर करना। आपको मैं नेक्स्ट क्लास करने में मैं आपको जो भी डाउट हो उसको कंप्लीट करा दूंगा। बाकी इसके आगे जो क्वेश्चन हमारे बच गए वह हमारे सारे 8 नंबर वाले क्वेश्चन बच गए हैं, और एक और सोर्स बेस्ड वाला क्वेश्चन बच गया, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद है जैसे लाइक करना, कमेंट जरूर करना। मिलते जल्दी से नेक्स्ट वीडियो करने में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।